हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएस इनो करंट अफेयर सीरीज। आज 14 जनवरी है, तो हैप्पी मकर संक्रांति एवरीवन। आप जिस भी स्टेट से हो, जिस भी नाम से सेलिब्रेट करते हो उसे, जैसे कि मान लीजिए पोंगल हो गया, बिहू हो गया, उत्तरायण हो गया, जैसे भी सेलिब्रेट करते हो, सो हैप्पी मकर संक्रांति। दिस इज आवर प्रोफाइल। ओके। आज का पहला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। पैक्स सिलिका नाम से लग रहा हो कुछ यूनिक सा है, न्यूज़पेपर में कवर्ड है। With reference to emerging idea of PAX Silica, consider the following statement. Control over semiconductor manufacturing design and supply chains constitutes a foundational element of PAX Silica। कह रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग डिजाइन सप्लाई चेन जो है उसके ऊपर कंट्रोल, सेमीकंडक्टर वाला जो है उसके ऊपर कंट्रोल जो है इसका फाउंडेशनल एलिमेंट है। And second option, PAX Silica reflects a shift in global governance where technology firms increasingly influence rules, standards and access alongside nation states। कह रहे हैं कि एक तरह ना चेंज आ गया, शिफ्ट आ गया ग्लोबल गवर्नेंस में। प्राइवेट बॉडीज जो है ना, जो टेक्नोलॉजी फर्म्स है, उनका इंक्रीजिंग रोल बढ़ता जा रहा है, इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है। देन थर्ड ऑप्शन इज PAX Silica is driven solely by market forces with minimal involvement of government और public policy। कह रहे solely, जो उनका फोल जो मेन जो वो है ना, वो मार्केट फोर्सेज है। एंड द फोर्थ ऑप्शन इज डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज data center, cloud platforms and AI compute capacity are treated as strategic assets under PAX Silica। कि डेटा सेंटर, क्लाउड प्लेटफॉर्म, इस तरह की जो चीजें हैं ना, ये स्ट्रेटेजिक एसेट्स है अंडर पैक्स सिलिका, इस आइडिया के अंदर। ओके। सो न्यू कंसेप्ट है। पॉज द वीडियो, अच्छे से ऑप्शंस को पढ़ो एंड देन मार्क द आंसर। लॉजिकल है, कर सकते हो आप इसे। ओके। सो द इनकरेक्ट ऑप्शन इन दिस वन इज ये सोनली ड्रिवन बाय मार्केट फोर्सेस नहीं है। स्टेट का अच्छा खासा रोल रहने वाला है इसमें। स्टेट मतलब गवर्नमेंट का जो रोल है। बाकी ये करेक्ट है कि डेटा सेंटर वगैरह जो है स्ट्रेटेजिक एसेट्स है, क्लाउड प्लेटफॉर्म्स, इन्हीं का रोल ही है मेन, इन्हीं के बेस पे होगा ही। एंड द फर्स्ट वन इज करेक्ट। सेमीकंडक्टर से जुड़ी हुई मैन्युफैक्चरिंग, जुड़ी हुई डिजाइन, सप्लाई चेन, ये सब जो है फाउंडेशनल एलिमेंट है वैक्सीरिका का। इसी के बेस पे बाकी इंडस्ट्री डिपेंडेंट है इस पे। एंड देन यस, दिस वन इज आल्सो करेक्ट कि इसमें जो है बिग टेक्नोलॉजी फर्म्स का जो है रोल बढ़ता जा रहा है। और पैक्स सिलिका है क्या कि यूएस लेड एक कोलिशन है, एक आइडिया, एक समझो कोलिशन है, जो एआई, सेमीकंडक्टर, इनोवेशन वाली चीजों को लेकर बढ़ावा देना है। इसमें जो इसका जो इनॉग्रल समिट हुआ था वो वॉशिंगटन डीसी में हुआ था, यूनाइटेड नेशंस में 2025 में। तो इम्पोर्टेंट है इस साल के लिए काफी ज्यादा ये। So now coming to question number two, this is assertion and reason. So first question, PSLV is often described as ISRO's workhorse launch vehicle. Second is your reason. PSLV combines operational reliability, mission versatility, and cost effectiveness across a wide range of satellite launches. तो पॉज करेंगे एंड मार्क करेंगे आप लोग आंसर। ठीक है। ये न्यूज़ क्यों है इंपॉर्टेंट? बिकॉज PSLV C62 जो है ये फेल हो गया काफी सैटेलाइट को लॉन्च करने में, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो दोनों ही ऑप्शन आपके करेक्ट है, मतलब कि एसर्शन भी करेक्ट है और रीजन जो है उसको एक्सप्लेन कर रहा है, तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। थर्ड क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द पीएसएलवी एंड जीएसएलवी, जब पीएसएलवी की बात होगी तो जीएसएलवी की ही बात होगी। सो लॉन्च व्हीकल्स ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, क्या इसरो के जो दोनों पीएसएलवी और जीएसएलवी हैं, उनको लेकर स्टेटमेंट्स है। पीएसएलवी इज प्राइमरली ऑप्टिमाइज्ड फॉर पोलर एंड सन सिंक्रोनस ऑर्बिट्स, वेयर जीएसएलवी इज ऑप्टिमाइज्ड फॉर जियो सिंक्रोनस मिशंस। कह रहा है कि जो पीएसएलवी का प्राइमरी फोकस है वो पोलर और सन सिंक्रोनस ऑर्बिट्स पे है, और जीएसएलवी का जो मेन फोकस है वो जियो सिंक्रोनस मिशंस के ऊपर है। सेकंड ऑप्शन इज पीएसएलवी एंड जीएसएलवी यूज क्रायोजेनिक इंजन्स इन देयर अपर मोस्ट स्टेजेस। की कह रहे हैं क्रायोजेनिक इंजन दोनों ही यूज करते हैं अपर मोस्ट स्टेजेस में, जो लास्ट स्टेज आएगी। थर्ड ऑप्शन इज जीएसएलवी वाज डेवलप्ड टू इनेबल इंडिया टू लॉन्च हेवियर कम्युनिकेशन सैटेलाइट विदाउट फॉरेन असिस्टेंस, कि खुद से हम लॉन्च कर सके। कम्युनिकेशन सैटेलाइट काफी हैवी होते हैं। ओके, एंड दैट्स व्हाई। देन फोर्थ स्टेटमेंट इज पीएसएलवी जनरली हैज अ लोअर पेलोड कैपेसिटी कंपेयर टू जीएसएलवी। ओके, सो पॉज द वीडियो एंड देन मार्क द आंसर। ओके, सो द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन ना, जो आपका जो सेकंड ऑप्शन है, ओके, दिस वन इज इनकरेक्ट। कह रहा है बोथ, बोथ नहीं करता है। ओके, सिर्फ जीएसएलवी जो है, जीएसएलवी के केस में क्या होता है, जीएसएलवी के केस में क्या होगा, आपका सॉलिड, लिक्विड, देन क्रायोजेनिक। ओके, सॉलिड, लिक्विड, क्रायोजेनिक। अब उसमें क्या होता है, आपका पीएसएलवी में क्या होता है, सॉलिड लिक्विड सॉलिड लिक्विड, ऑल्टरनेटिव उसमें होता है, प्रपोल्सन ऑल्टरनेटिव यूज करता है यहाँ पे, लेकिन सॉलिड लिक्विड क्रायोजेनिक होता है। बाकी आपका ये सही है कि ये हाइट के ऊपर है। ये कम हाइट वाली चीज के लिए जो है आपका पीएसएल भी होता है, उससे ऊपर अगर आपको जाना तो जीएसएल भी होता है। सो इससे आप गेस कर सकते हैं। देन हैवियर सैटेलाइट, ऑब्वियसली कैपेसिटी इसकी हैवियर होती है, तो जीएसएलवी का मेन पर्पस यही था, हैवी सैटेलाइट को लेके जाने के लिए, कम्युनिकेशन सैटेलाइट जैसे कि
एंड देन ये अगेन पेलोड कैपेसिटी जो है पीएसएलवी की वो कम है, जीएसएलवी की हायर है, तो रेंज भी ज्यादा है और ऐसे भी वो मतलब कैपेसिटी भी ज्यादा है, वेट भी ज्यादा ले जा सकता है। So now coming to question number 4, with reference to carbon market, consider the following statement. First, carbon market aim to reduce greenhouse gas emission by assigning a price to carbon emission. Second, compliance compliance carbon market are created through mandatory emission caps imposed by governments or international agreement. Third, voluntary carbon market function independently of national climate target and policies. Fourth, carbon credit generally represent the reduction of removal of 1 ton of carbon dioxide equivalent. तो पॉज करेंगे एंड मार्क करेंगे आप लोग आंसर को। ठीक है। अब ये न्यूज़ इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज आर्टिकल 6 जो है ना उसके बारे में आपका द हिंदू में न्यूज़ आया है। एंड ये बहुत ही ज़्यादा डिस्कशन के रूप में पिछले 1-2 साल में देखा गया है इन द न्यूज़ पेपर्स इन द वेरियस आर्टिकल्स। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो देखो जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है कि कार्बन मार्केट एम करता है रिड्यूस करने के लिए ग्रीन हाउस गैस एमिशन बाय असाइनिंग प्राइस टू कार्बन एमिशन, दैट इज करेक्ट। सेकंड कह रहा है कि कंप्लायंस कंप्लायंस कार्बन मार्केट आर क्रिएटेड थ्रू मैंडेटरी एमिशन कैप्स इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट, ये भी सही है आपका। थर्ड क्या कह रहा है, वॉलंटरी कार्बन मार्केट फंक्शन इंडिपेंडेंटली ऑफ नेशनल क्लाइमेट टारगेट, ये गलत है। इवन वॉलंटरी मार्केट जो है ना वो अलाइन होते जा रहा है नेशनल पॉलिसीज के साथ और एनडीसीज के साथ, जिससे डबल काउंटिंग को अवॉइड कर सके। फोर्थ क्या है कि कार्बन क्रेडिट जनरली रिप्रेजेंट द रिडक्शन टू और रिमूवल ऑफ 1 ton ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये बिल्कुल सही है, ये इसका डेफिनेशन है। तो जो आपका ए ऑप्शन है 1, 2 एंड 4 इज करेक्ट। And the fifth question again, it's an assertion and reason question. So assertion and reason question पहला जो statement है आपका, replacing large scale biofuel cultivation with solar power can improve the overall sustainability energy systems। कह रहा है कि लार्ज स्केल बायोफ्यूल फ्यूल जो कल्टीवेशन आप कर रहे हो, खेती वगैरह कर रहे हो, उसको अगर आप सोलर पावर से रिप्लेस कर दो तो इंप्रूव हो जाएगा ओवरऑल सस्टेनेबिलिटी ऑफ एनर्जी सिस्टम। देन सेकंड आपका स्टेटमेंट जो रीजन दिया हुआ है, सोलर पावर प्रोवाइड्स हायर एनर्जी यील्ड्स पर यूनिट लैंड व्हाइल अवॉइडिंग एग्रीकल्चरल इनपुट सच एज फर्टिलाइजर एंड इरिगेशन। मान लो ये अगर जमीन है तो इसमें जितना आप बायो फर्टिलाइजर जो आप प्रोड्यूस करोगे, बायोफ्यूल, वो प्रोड्यूस करने में फिर आप इतना इनपुट फर्टिलाइजर इरिगेशन वगैरह वाली चीजें करोगे तो सब एनर्जी इंटेंसिव चीजें हैं। उस एरिया में अगर आप सोलर यूटिलाइज करते हो तो पर यूनिट यील्ड जो है वो बेटर है, हायर है। ओके, सो दोनों ही स्टेटमेंट अपने आप में सही है। ओके, ओके, होपफुली हैव मार्क्ड इट राइट। सो जो आपका दोनों स्टेटमेंट है, दोनों ही स्टेटमेंट सही है, और सेकंड वाला जो उसको बेटर एक्सप्लेन करता है क्यों। अगर पर यूनिट एरिया में आप ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर पा रहे हो, दैट मीन्स इट इज मोर सस्टेनेबल, वो रिसोर्सेज कम यूज कर रहा है, एंड दैट इज वॉट द आइडिया ऑफ सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, तो इसका जो आपका राइट आंसर है दैट इज ए, बोथ assumption and reason are correct। ओके। तो नाउ कमिंग टू दिस क्वेश्चन, ये देखो बीएमसी इलेक्शन भी बहुत ज्यादा न्यूज में है और बहुत साल बाद बीएमसी इलेक्शन हो रहा है। तो म्युनिसिपैलिटीज जो है हमने पास्ट 1 ईयर में ही देखा है, आपके मेंस में भी क्वेश्चन आया था कि देयर इज इंक्रीजिंग डैमेज टू अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, जो आपका वेदर इट इज द करप्शन और वेदर इट इज द क्लाइमेट चेंज हैपनिंग, जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर वो क्रम्बल हो रहा है। और साथ के साथ आपके जो बेंगलुरु म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन है, बीएमसी इलेक्शन है, वो भी न्यूज में। तो ओवरऑल आपका 73rd 74th अमेंडमेंट एक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट आपका जो स्टेटमेंट है, द मिनिमम एज प्रिस्क्राइब फॉर एनी पर्सन टू बी ए मेंबर ऑफ पंचायत इज 25 years। सेकेंड, a panchayat reconstituted after premature dissolution continues only for the remainder period। ठीक है। तो पॉज करेंगे एंड मार्क करेंगे आप लोग आंसर। तो देखो जो आपका पार्लियामेंट है उसके अंदर जो लोकसभा है और राज्यसभा है, तो राज्यसभा का मिनिमम एज 30 years है, लोकसभा का 25 years है, और पंचायत का जो है वो आपका क्या है, वो आपका 25 years है, नहीं बिल्कुल नहीं, 21 years है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका गलत है। और सेकंड जो है कि पंचायत जो रिकॉन्स्टिट्यूट होता है प्रीमेच्योर डिसोल्यूशन के बाद, देखो जब लोकसभा जब रिकॉन्स्टिट्यूट होता है प्रीमेच्योर डिसोल्यूशन के बाद वो फिर 5 साल चलता है। आपका जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होता है वो अगर गिर जाता है, भंग हो जाता है, फिर से इलेक्ट होके आते हैं तो वो भी 5 साल चलता है। बट पंचायत के केस में ये नहीं होता है, पंचायत के केस में वो रिमाइंडर ऑफ द टर्म चलता है। अगर 5 साल के लिए आपने चुना और 2 साल में ही गिर गया
तो फिर जो आएगा वो 3 साल के लिए चलेगा, तो रिमाइंडर पीरियड के लिए चलता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये ऑप्शन सही है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा B2 ओनली। और ये आपका यूपीएससी पीवाईक्यू टाइप का क्वेश्चन है, पीवाईक्यू में कवर हुआ हुआ है पास्ट में। तो अंडरस्टैंड दिस थिंग कि जो हम करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं वो सब आपके एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी है। सो बहुत केयरफुल होकर ध्यान देके चलो, दो दो बार इन क्वेश्चन को करते चलो, सो दैट यू रिटेन मैक्सिमम। एंड सेवेंथ क्वेश्चन अगेन, इफ डेटा इज द न्यू ऑयल, ये न्यूज है आपका, काफी सालों से कवर किया जा रहा है इसको, डेटा को। सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिस्क ऑफ डेटा डंपिंग। डेटा डंपिंग थोड़ा लॉजिक लगा सकते हो इसे आप। डेटा centers can be set up in any location irrespective of power and connectivity infrastructure। कह रहे कहीं भी सेटअप कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पावर है कनेक्टिविटी है। देन सेकंड इज डेटा डंपिंग रेफर्स टू द relocation of resource intensive data centers to regions with weak environment रेगुलेशन एंड चीप लैंड, कि जहाँ पे इन्वायरमेंटल रेगुलेशन वगैरह कमजोर है, जैसे मान लो अफ्रीका हो गया, या जो भी ऐसी कंट्रीज है जहाँ पे थोड़ा इन्वायरमेंटल रेगुलेशन वीकर है, वहां पे आप शिफ्ट कर दो। एंड द थर्ड इज पुअर जोनिंग प्रैक्टिसेस कैन इंक्रीज लाइक्लीहुड ऑफ इन्वायरमेंटली इनएफिशिएंट डेटा सेंटर्स बीइंग अप्रूव्ड। आपने जोनेशन ही नहीं किया लैंड वगैरह का, कहीं भी आप सेटअप कर दो इस तरह से। देन द फोर्थ ऑप्शन इज strong community participation in project approvals can reduce the risk of negative environmental externalities। कि अगर आप कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन करवा लो तो जो रिस्क है ना इन्वायरमेंट वाला, वो थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके, सो पॉज द वीडियो, मार्क द आंसर। कॉमन सेंस से आप कर सकते हो ये चीज, अगर आपने आर्टिकल पढ़ा होगा तो बहुत अच्छे से कर सकते हो इस क्वेश्चन को। ओके, सो इन दिस केस जो पहला आपका क्वेश्चन ऑप्शन है आपका, इट इज इनकरेक्ट। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इस तरह की चीजों के लिए आपने पढ़ा होगा बार बार कि पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत क्रूशियल है, कहीं पे भी आप सेटअप नहीं कर सकते हो। ठीक है, कहीं भी सेटअप नहीं करते, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, कनेक्टिविटी चाहिए, नेटवर्क स्पीड चाहिए, आपकी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, पावर, हैवी पावर यूज है इसमें। So first one is incorrect, and that is why India is also focusing on increasing its power capacity and all. And the second, third, and fourth is correct। कम्युनिटी का पार्टिसिपेट, लोगों को पार्टिसिपेट करवाओगे तो ऑब्वियसली आपका इन्वायरमेंट रिस्क कम हो जाएगा, क्योंकि लोग फीडबैक देंगे, बोलेंगे आपसे। पुअर जोनिंग प्रैक्टिसेस की जमीन वगैरह का आपने सही से जोनेशन नहीं कर रखा, तो गलत जगह पर आप उसको कर सकते हो। एंड देन रिसोर्स, ये वही चीज, डंपिंग का आइडिया यही है, कहीं भी जहां पे वीक आपका रेगुलेशन वगैरह है वहां उसे भेज सको। सो दैट इज द आइडिया ऑफ बिहाइंड डेटा डंपिंग। सो ओनली थ्री विल बी द राइट आंसर। So now coming to question number 8, with reference to the recent detection of Nipah virus cases in West Bengal, consider the following statement. First, Nipah virus is a zoonotic disease with a high case fatality rate and potential for human to human transmission. Second, the incubation period of Nipah virus infection is typically less than 48 hours. Third, contact tracing is a key contaminant strategy due to the possibility of secondary transmission. Fourth, the virus is known to be transmitted only through bat and not through any other animal। ठीक है, तो ये बहुत हाई चांसेस है कि यूपीएससी किसी भी साल नीपा वायरस पे क्वेश्चन पूछ सकता है। वाई? बिकॉज पिछले 5-6 साल से ही नीपा वायरस न्यूज में चल रहा है, एक साल की बात नहीं है, 5-6 साल से न्यूज में चल रहा है। तो पहला ऑप्शन देखो आप स्टेटमेंट का, कि नीपा वायरस इज जूनोटिक डिजीज। जूनोटिक मतलब क्या, कि जो जानवरों से होता है, तो जूनोटिक डिजीज, तो ये सही है। एंड हाई केस फर्टिलिटी रेट है इसके अंदर, ये भी सही है। और ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन भी हो सकता है। सेकंड है कि इंक्यूबेशन पीरियड जो है ना 48 आवर्स से कम है, ये बहुत गलत है। आपका जो टाइम पीरियड है वो 4 से 14 डेज है, जो आपका इंक्यूबेशन टाइम पीरियड है, 4 to 14 डेज। थर्ड क्या है कि सेकेंडरी ट्रांसमिशन पॉसिबल है, तो बिल्कुल पॉसिबल है। जब फर्स्ट ऑप्शन सही है और बोल रहा है कि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन पॉसिबल है, तो थर्ड भी सही होगा। फिर फोर्थ देखो, द वायरस इज नोन टू बी ट्रांसमिटेड ओनली थ्रू बैट। अब देखो, फर्स्ट में बोल रहा है ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन पॉसिबल है, और थर्ड में बोल रहा है सेकेंडरी ट्रांसमिशन पॉसिबल है। अब इसमें क्या कह रहा है कि ओनली थ्रू बैट हो सकता है, यानी 1 और 2 तो साथ में आएंगे, बट 1-2 के साथ 4 कभी नहीं आएगा, राइट? तो ये जो है आपका ऑप्शन क्या करेक्ट होगा, A, 1 and 3। देन ये आपका बोनस क्वेश्चन है, ये बताना है आपको ग्रीन वॉल डेंसिटी क्या मतलब है इसका, ग्रीन वॉल डेंसिटी लिमिट, व्हाट इट मींस। तो कमेंट करके बताना है आप लोगों को। देन ये स्क्रीनशॉट ले लो इस क्वेश्चन का, आप लोग, मेंस का क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लो, लिख के आप भेज देना, वी विल प्रोवाइड द मॉडल आंसर। ओके, एंड ऑन दैट नोट, थैंक यू एवरीवन, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू। थैंक यू।